नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं रोहित सूद, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 45C चंडीगढ़ से। पिछली बार हमने पाठ 3 कक्षा 8 हमें संसद क्यों चाहिए इसके बारे में विचार चर्चा की थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि संसद की भूमिका क्या होती है। यह एक बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर विषय है। यहां तक तो हम समझ चुके हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए, उसकी क्या जरूरत है। पर बच्चों, हमें इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि संसद की भूमिका क्या होती है। बच्चों, आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। बच्चों, अब ये जो चित्र आप देख रहे हो, इसमें 17वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम है। आपको याद है 2019, जहां हमें निर्वाचित सांसदों की संख्या का पता लगता है। इसमें कौन विजयी रहा, इसमें किस पार्टी को अधिक बहुमत मिला। कुल योग जो होता है 543 का होता है। जिसको सर्वाधिक बहुमत मिल जाता है वो पार्टी सरकार चलाती है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करना होता है। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल को कम से कम 272 सदस्य होना अनिवार्य है। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्ष कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। देखा ना बच्चों, कितना रोचक विषय है। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं
और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। बच्चों, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। बच्चों, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करती है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका निभाता है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण है। लोकसभा में आंतरिक प्रश्न संख्या 48 और ये कब पूछा गया? दिनांक 15 दिसंबर 2017 को। ये प्रश्न किसने पूछा, किससे पूछा और उस प्रश्न का क्या उत्तर रहा, इस सब कुछ यहां पर दिया गया है। आपको पता है सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलती रहती है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन भी करती है और उसको सूचित करती है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। क्या आपको पता है कि संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों से सदस्य जो आ रहे हैं उनकी संख्या भी अब बहुत बढ़ गई है। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। बच्चों, ये जो तालिका आप देख रहे हैं ये अलग-अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी की प्रतिशत कितनी थी उसके बारे में यह विवरण दिया गया है।
अब देखिए 1951 से लेकर 2019 तक का इसका अगर हम मूल्यांकन करें तो हमें बहुत फर्क नजर आएगा। बच्चों, यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग-अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी एक उचित हिस्सेदारी भी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। क्या आपको पता है 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी और अगर हम आज की बात करते हैं तो यह संख्या 11% से कुछ ऊपर पहुंची है। जब आप इस बात की तरफ ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। तो बच्चों, आज हमने एक बहुत ही अहम विषय के ऊपर विचार चर्चा करी। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आया होगा। एक अन्य विषय, अन्य अध्याय के साथ फिर से मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।